अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सुनैरा अल्ताफ। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप सबके रोजे भी बेहतर जा रहे होंगे। और मैं आपको एक दफा फिर से वेलकम कहती हूं सेहत का सफर ऐश के साथ में। इस ट्रांसमिशन में आपकी होती है मुलाकात डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ और वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और आपके डिफरेंट हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए मौजूद होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही होगी। और आज हम बात करेंगे इस टॉपिक पर जो कि है एसिडिटी, यानी स्टमक में बहुत ज्यादा बोझ होना। यानी हम जब इफ्तार में सहरी में खाते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि गजा ज्यादा लेने की वजह से स्टमक में डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं जिसकी वजह से एसिडिटी भी हो जाती है। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से इस मसले को सॉल्व किया जा सकता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अबू बकर मेमन। तो आइए उनसे मिलते हैं, जो इनका मैं चाहूंगी मुख्तसर तारुफ भी दूं ताकि आप लोगों को बेहतर रहनुमाई हो सके। डॉक्टर अबू बकर मेमन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि फाउंडर है और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं पाकिस्तान हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी के। और आज ये बात करेंगे हमारी हेल्थ पर, यानी एसिडिटी और स्टमक हेल्थ पर बात करेंगे। तो इसके अलावा भी अगर आप किसी टॉपिक पर क्वेश्चन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भेज सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर कर सकें। आइए मिलते हैं अपने गेस्ट से, डॉक्टर अबू बकर मेमन से। सबसे पहले तो वेलकम हमारे शो में और बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लेकर आए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आजकल क्योंकि रमजान है तो सबकी डाइट चेंज हुई है और बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे भी आते होंगे जो कि स्टमक से रिलेटेड हैं, यानी मेजर से रिलेटेड है। तो इसके बारे में आपकी क्या वो है इनसाइट्स हैं और किस तरह के पेशेंट्स देख रहे हैं आप? बेसिकली होता ही है कि नॉर्मली रोजाना लोग जो एक रूटीन के मुताबिक गजा इस्तेमाल करते हैं, जैसे वक्त उठते हैं, नाश्ता करते हैं, इसके बाद वो दोपहर का खाना भी खा लेते हैं, फिर शाम का खाना खाते हैं, तो ये इनकी एक रूटीन होती है। लेकिन जब रमजान आता है, जैसे रमजान का महीना शुरू हो जाता है, तो इनकी तमाम खाने पीने की रूटीन यकसर चेंज हो जाती है। जो नाश्ता नॉर्मली लोग सुबह 7 बजे करते हैं, तो उनको भी सहरी के टाइम में सुबह 3:30 बजे 4 बजे उनको सहरी करनी होती है। और इसी तरह से जब दोपहर का खाना नॉर्मली लोग खाते हैं, लेकिन रमजान में वो खाना खाते नहीं है। सब रोजे से होते हैं। हाँ, सब रोजे से होते हैं। तो जब रात का खाना जो उनको खाना होता है वो आमतौर पर वो 8 या 9 बजे खाते हैं। तो देखा उन्होंने सहरी के टाइम, अफ्तारी के टाइम में, अफ्तार के वक्त पे चूंकि उन्हें अफ्तार करनी होती है, तो इनकी रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो उसी हिसाब से इंसान के जिस्म का जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है वो भी चेंज हो जाता है। और इस सिस्टम के तहत जब हम वक्त के मुताबिक खाना नहीं खाते और सारी रूटीन हम चेंज कर लेते हैं, तो हमारे कुछ एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं, जो मैदे को हजम करने वाली जो गजा है जो होती है, हमारे केमिकल्स वगैरह जो होते हैं, जो एसिड वगैरह है, हाँ, जो एसिड वगैरह होते हैं, खासतौर पर बाइल वगैरह होते हैं, एसिड होते हैं जो, तो उसकी रूटीन भी चेंज हो जाती है। और खाना चूंकि हम वक्त के हिसाब से हम नहीं खाते हैं और सहरी में हम खाना कुछ और खाते हैं, हमारी रूटीन खाने की भी चेंज हो जाती है। और क्वांटिटी में भी काफी इजाफा हो जाता है। क्वांटिटी में आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्वांटिटी में इजाफा इसके अंदर हो जाता है। और इजाफे की वजह से यकीनन फिर मजे पर बोझ भी पड़ता है, एसिडिटी भी होती है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो टाइमिंग है, ऑब्वियसली जो सहरी की टाइमिंग है वो तो सेम रहेंगी, इफ्तारी की टाइमिंग जो है वो भी सबके लिए सेम होंगी, मगर इसमें ऐसा चेंज क्या लाया जाए जिसकी वजह से मेदे पर इतना ज्यादा जोर ना हो और वो आसानी से गजा भी हजम कर सके और उसकी जो हमारी जो ओवरऑल सेहत है वो भी बरकरार रहे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये हमें सहरी के टाइम पे हमें हल्की गजा इस्तेमाल करनी चाहिए। कोई ऐसी गजा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जो हमारे मैदे पर बोझ डाले। जैसे कि हल्की गजा के अंदर आमतौर पर सहरी में लोग खजला या फैनी का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, और दही का इस्तेमाल तो मैं कहता हूँ कि लाजमी तौर पर करना चाहिए सहरी के अंदर। और सहरी में जैसे कि लोग पेट भर के खाना खा लेते हैं, तो ये चीज मुनासिब नहीं होती है, क्योंकि फजर की नमाज के बाद कुछ लोगों को काम पे जाना होता है, फिर कुछ लोग दोबारा से कुछ आराम करते हैं और वापस सो जाते हैं वो। तो इनको जो है ना गजा थोड़े से बैलेंस करनी होती है। यानी नॉर्मल रूटीन में जो गजा डट के खाई जाती है ना, वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उससे थोड़ा सा कम खानी चाहिए। और दही का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली फिर प्रोबायोटिक्स भी बेहतर होंगे और इसके अलावा जो स्टमक की जो प्रॉपर रूटीन है वो भी, उसको भी हेल्प मिलेगा और एसिडिटी का जो लेवल है यकीनन उससे वो भी कम होगा। तो इसके अलावा आप इफ्तार में क्या सजेस्ट करेंगे कि इफ्तार में जो लोग हाइपर एसिडिटी, यानी जिनको हाइपर एसिडिटी हो जाती है, वो लोग क्या करें? हाँ, दिन भर में आमतौर पर ऐसा होता है कि जब मैदा खाली होता है ना, तो उस सूरत के अंदर हमारे मैदे के अंदर कुछ तेजाबियत का इजाफा हो जाता है। तो तेजाबियत को कंट्रोल करने के लिए हमें
इफ्तार के टाइम पे कुछ ऐसी गजा लेनी चाहिए जो तेजाब में इजाफा ना करे। जैसे कि लोग आमतौर पर खट्टे मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, तो खट्टे मशरूबात बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इफ्तारी के टाइम पे। और ओके। तली हुई चीजें जैसे लोग खाते हैं, जैसे समोसे बहुत ज्यादा खा लिए उन्होंने या पकौड़े खा लिए, जी। इस किस्म की चीजें, या लोग रोल का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये चीजें इफ्तारी यानी के डीप टाइम। फ्राइड जो चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल आपने सही कहा है, डीप फ्राइड चीजें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हल्की फुल्की गजा इस्तेमाल करनी चाहिए इसमें। तो हल्की फुल्की ग़िज़ा में आप क्या चाहेंगे? कौन सी 3-4 चीज़ें जो हैं वो लाज़मी ऐड करें अपनी डाइट में? हाँ, डाइट के अंदर ये है कि सबसे पहले तो ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल लाज़मी करें, ठीक है। क्योंकि खजूर इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती है, इसमें फास्फोरस की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी बात ये इंस्टेंट एनर्जी भी प्रोवाइड करती है ये। बिल्कुल, इससे एनर्जी भी प्रोवाइड होती है इससे। और दूसरी बात ये कि आप घर की बनी हुई चीज़ें खाएँ, हल्की-फुल्की ग़िज़ाएँ खाएँ आप। जैसे हुँ। कि आपके जो बिना छने हुए आटे की रोटी होती है, वो हुँ। इस्तेमाल करनी चाहिए। ओके। आप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, कि चावल आमतौर पर लोग पॉलिश वाले यूज़ करते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको रेड राइस यूज़ करना चाहिए इस सिलसिले ओके। के अंदर। और घर की बनी हुई चीज़ों के अंदर हल्की-फुल्की ग़िज़ाएँ होती है, जैसे घर का जो आपने शरबत वगैरह अपने घर का बना लिया, और हुँ। इसमें ख़ास तौर पर जो है ना तुकमलंगे का शरबत बहुत ज़्यादा सेहत के ओके, लिए ओके। मुफ़ीद होता है। तो इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जिस शख्स को हाइपर एसिडिटी है उसको पानी की क्वांटिटी यानी पानी कितनी वो इस्तेमाल करे, पानी की क्वांटिटी कितनी ले और कितने ग्लास अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो कितने ग्लास तक कहेंगे? हाँ, देखिए इफ्तारी के टाइम पर फौरी तौर पर तो बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। सही। 1 गिलास पानी मैं समझता हूँ कि इनफ होता है। लेकिन लेकिन तसल्ली नहीं होती ना उससे। हाँ, उसमें तसल्ली नहीं होती, लेकिन थोड़ा रुक-रुक के पानी का इस्तेमाल किया जाए। पानी ओके। एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी बॉडी के अंदर 70 टू 80% पानी होता है, आप जानती बिल्कुल। हैं। और पानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो पानी की मिक़दार जितनी ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, इतना कम है। ये ओके। हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हर ओके। बीमारी में भी, अगर कोई भी बीमारी इंसान के अंदर यानी कि होगी। थोड़े-थोड़े से वक़्त के गैप से पानी का इस्तेमाल करें, एक दफ़ा में डायरेक्टली इस्तेमाल ना करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग जो है ना पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेट फूल जाता है। तो हमें अपने पेट को पेट समझना चाहिए, इसको तरबेला टाइम हर किसी को बनाना चाहिए। सही कहा आपने। अच्छा इसके अलावा आप क्या ऐसा कुछ कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे जो कि जो हाइपर एसिडिक पेशेंट्स हैं जिनकी स्टमक में ज़्यादातर मसला रहता है, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा या खट्टी डिकारें होती हैं, भारी होती हैं, तो उनको ऐसी क्या टिप है वो जो आप देना चाहेंगे, जिससे ये मामलात उनके कम से कम हों? हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छी बात कही है। देखिए, ये मामला शुरू होता है हमारा सहरी से, जी। क्योंकि पूरा दिन बंदा फास्टिंग में होता है और रोज़े से होता है। तो हुँ। सहरी में हमें वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए जो हाइपर एसिडिटी पैदा ना करे बॉडी के अंदर। ओके। जैसे कि आप हल्की ग़िज़ा के अंदर आप चावल इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। हुँ। आप मूँग की दाल वग़ैरह आप इस्तेमाल कर सकते सही। हैं, और बिना छने हुए आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और हाइपरटेंशन के जो मरीज़ होते हैं, आमतौर पर वो ब्राउन ब्रेड ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर की सजेशन के लिए होती है। तो हुँ। उनको ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करना चाहिए। हाइपर एसिडिक जो जिनको हाइपर एसिडिटी होती है उनकी बात कर रहे हैं ना जी, बिल्कुल, मैं आप? उनकी बात कर रहा हूँ। सही। और क्योंकि कोई भी ऐसी ग़िज़ा, देखिए एसिड का मतलब होता है खट्टी चीज़ें। हुँ। तो जब हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो हमें खट्टी डकारें आती है। हुँ। वो खाली मैदे की वजह से ज़्यादा होता ही है हमें। हुँ। तो कोई भी ऐसी ग़िज़ा हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए जिसके अंदर ज़रा-सी भी एसिडिटी पाई जाती है, यानी कि खटास किसी किस्म की पाई जाती है। ओके। जैसे कुछ लोग नाश्ते में सहरी में जो है वो अचार का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अचार का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए ओके, इसमें। सही। अच्छा कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है तो वो और ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, जिससे और ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे कि टिप फौरन सुकून जिससे मिल जाए ऐसी क्या चीज़ होगी जिसका इस्तेमाल करें? क्या दही इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी कंडीशन में? बिल्कुल, आप दही इस्तेमाल कर सकते हैं। दही देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के मार्केट के अंदर मिलते हैं। कुछ दही ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। तो हुँ। आप उस दुकान से दही हरगिज़ परचेज़ ना करें जहाँ से खट्टा दही मिलता है। बाकी ओके। उन दुकानों से इस्तेमाल करें जहाँ दही निस्बतन मीठा होता है ना। वो ओके। खाने में ज़ायके में भी अच्छा होता है, खाने में भी अच्छा होता है, और लोग शौक से भी खाते हैं। आप डायरेक्ट चम्मच से भी खा सकते हैं उसे, और आप उसे ब्राउन ब्रेड से भी खा सकते हैं, चावल में डाल के भी आप खा सकते हैं। ओके। जी, इसके अलावा इफ्तार की क्या रूटीन होनी चाहिए? देखिए, इफ्तार की रूटीन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले तो आप या तो पानी के चंद घूँट से आप इफ्तार करें, ओके। और उसके बाद आप 1 या 2 खजूर का इस्तेमाल आप लाज़मी करें, और सही। थोड़ा-सा वक़फ़ा दे दें। क्योंकि ठीक है। आमतौर पर ये देखा गया है कि लोग जब इफ्तार होता है तो 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास पानी भी पी लेते हैं, फिर उसको शरबत भी पी लेते हैं, जी। और फिर इसके ऊपर वो डीप फ्राई चीज़ें वगैरह भी खा लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये मैदे पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देती है ना, तो सही। बदहज़मी वगैरह का मसले-मसाइल इसमें हो सकते हैं। ओके। तो ग़िज़ा बहरहाल जो भी हो, हमें चाहे वो सहरी हो आपकी या हुँ। आपकी इफ्तार हो, हुँ। हमें एक बैलेंस डाइट हर हाल में हमें लेनी है। ओके, ठीक है। इसके अलावा जो लोग
ऑब्वियसली बहुत से लोग एहतियात भी करते हैं और अच्छी ग़िज़ा भी ले रहे होते हैं। जो लोग हाइपर एसिडिटी की तरफ जा सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए? यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसकी डाइजेस्टिव जो रूटीन है वो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरह से है। तो उनको ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके ये उनको अवॉइड करने की ज़रूरत है, तो फिर उनकी हेल्थ, गट हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी? जी, आपने बात बिल्कुल सही कही है, सवाल ये बहुत अच्छा है, ज़्यादातर लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है कि एक नॉर्मल इंसान होता है, नॉर्मल जो जिसको कोई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, वो भी अगर इस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करे, तो उनको जो है हाइपरटेंशन वगैरह ना हो या हाइपर एसिडिटी। हाइपर एसिडिटी वगैरह उसको ना हो सके, तो राइट। इसमें कोशिश तो इनको यही करनी चाहिए कि देखिए एक आपको एक आम आम सा फ़ॉर्मूला मैं बता रहा हूँ कि खट्टे का तोड़ जो होता है ना, वो होता है मीठा और मीठे का तोड़ जो होता है, वो खट्टा होता है। ये दोनों एक-दूसरे को जो है ना, वो एंटीडोट करते हैं। ओके। तो हाइपर एसिडिटी के लिए तो ये है कि मैदे को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। ओके। ठीक है ना? ज्यादातर जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं या बड़े-बड़े जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक ही बात करते हैं कि कुछ लोगों को हाइपर एसिडिटी होती है, खानदानी भी होती है। कि आप इसका कितना भी आप इलाज कर लें लेकिन वो उनको ठीक नहीं होता है वो। तो ओके। उनके लिए ये होता है कि वो अपने मैदे को खाली नहीं छोड़ते। लेकिन चूंकि रमजान का महीना होता है उनको रोजे रखने होते हैं, हुँ। तो फिर उनको इफ्तारी के बाद मुसलसल थोड़ा-थोड़ी ग़िज़ा उनको लेते रहना चाहिए। एकदम ओके। से पेट भर के बहुत ज़्यादा जम के नहीं खाना चाहिए, हुँ। बल्कि थोड़ा इफ्तारी के टाइम पे वो खा लें, फिर 1-2 घंटे के बाद थोड़ी-सी ग़िज़ा कोई-सी भी अगर वो ले सकते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, ताकि उनका मैदा बिल्कुल खाली ना हो। तो खाली जो मैदा होता है ना, फिर उसके अंदर हाइपरएसिडिटी हो सकती होगी, है। ऑब्वियसली। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि वॉक वॉक की रूटीन क्या होनी चाहिए? किस वक़्त वॉक करें और कितनी देर वॉक करें? हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ़िज़िकल एक्टिविटी तो किसी किस्म की कोई भी डिज़ीज़ हो उसमें लाज़मी होती है और एक नॉर्मल इंसान होता है उसको एक बेहतरीन इसको हम प्रिकॉशन कहते हैं, तो हुँ। उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी लाज़मी तौर पर करनी चाहिए। ओके। जैसे कि सैरी वगैरह करने के बाद आप 100 कदम, 50 कदम या 200 कदम जितना आप हिम्मत है, आप इतना वॉक कर सकते हैं, ताकि आपके मैदे की जो हार्मोन वगैरह जो बनते हैं मैदे हुँ। से या जो इसके अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं, जो ग़िज़ा को हज़म करने वाले होते हैं, वो प्रॉपर वर्क करें। सेम ओके। यही रूटीन हमारी जो है इफ्तारी के बाद भी होनी चाहिए, कि ओके। जब आपने इफ्तारी वगैरह आपने कर ली, तो उसके बाद फौरी तौर पर देखा है कि कुछ लोग इफ्तारी करने के बाद जो है ना इतने ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि वो भी लेट जाते हैं, सो जाते हैं वो। हुँ। तो ये चीज़ मुनासिब नहीं होती है, बल्कि हुँ। एक रूटीन से थोड़ा-सा कम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए हुँ। और थोड़ा-सा वॉक करना चाहिए। हुँ। यानी फिज़िकल एक्टिविटी में ये है कि आप वॉक कर लें, ये इनफ होता है इफ्तारी के बाद। हुँ। कोई बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज़ नहीं मशक्कत करनी करने की है, ज़रूरत नहीं है। मशक्कत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा रनिंग करने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। ओके। सो आप ऐश की इस काविश को यानी रमज़ान ट्रांसमिशन के ज़रिए जो लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भई ये ऐश वेलफेयर जो ऑर्गनाइज़ेशन है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। अवेयरनेस के हवाले से उन्होंने ये रमज़ान ट्रांसमिशन का उन्होंने आगाज़ किया है। ये एक बहुत अच्छी कोशिश है, डॉक्टर इमरान साहब हैं और आप डॉक्टर सुमैर आपने बड़ी मेहनत इसके अंदर की है। और ऐश जो भई माशाल्लाह देखिए जब से ये ऐश बनी है, मैं इमरान साहब को तब से मैं जानता हूँ। इनकी कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से अवेयरनेस जो है ना, आम लोगों तक भी पहुँचे और मेडिकल के स्टूडेंट्स, मेडिकल के डॉक्टर्स तक भी पहुँचे हुँ। और सिर्फ मेडिकल के हवाले से नहीं, बल्कि तमाम जनरल ग्रुप के हवाले से भी ये अपने सालाना प्रोग्राम भी मुनक्किद वगैरह करते रहते हैं। रमज़ान वगैरह में भी अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। तो ऐश तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि बहुत कम अरसे में डॉक्टर हुँ। इमरान साहब ने एक बहुत बड़ा नाम इसमें कमाया है और देखिए ये इनकी कोशिश है, ये इनकी मेहनत है। जब इंसान काम करता है, इंसान मेहनत करता है ना, हुँ। तो खुद ही अल्लाह ताला उसको इसका सिला देता है। तो ये इमरान साहब के लिए तो मैं तो बहुत ज़बरदस्त कहता हूँ, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। थैंक यू सो मच आपने ये कमेंट शेयर किया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने इस चीज़ की हौसला अफ़ज़ाई की और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शो में तशरीफ लाने का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम के एंड में लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए जो हाइपर एसिडिक नहीं है या हम नॉर्मल जो हमारी जो व्यूअर्स हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले से, स्पेशली उनकी इबादत के हवाले से? जी, इस सिलसिले में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि रमज़ान की जो आमतौर पर जो रूटीन होती है हमारी, सहरी के वक़्त जो आप हल्की-फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि बिल्कुल आखिरी टाइम पे आप ना खाएँ, बल्कि कम से कम आधा घंटा पहले आप अपनी सहरी मुकम्मल करके आप बैठ जाएँ। ठीक है? इससे आपको ये सब फ़ायदा ये होगा कि जब तक आप जागते रहेंगे, नमाज़ का वक़्त होगा, आपको वॉक करने का टाइम मिलेगा और उस वॉक करने के टाइमिंग के अंदर आपकी जो स्टमक के आपके मुख्तलिफ जो एंज़ाइम होते हैं या इसको हज़म करने वाले जो मुख्तलिफ केमिकल्स जो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो उनको ग़िज़ा को हज़म करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा इफ्तार के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा आपने खाने की ज़रूरत नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है। आप थोड़ा-थोड़ा पानी पिएँ इसके अंदर और खजूर से आप इफ्तार करें
आधा गिलास आप पानी पिए, फिर थोड़ा सा वक्फा करें, फिर आप डीप फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें, हल्की फुल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अफ्तारी के बाद आप थोड़ा सा वॉक करें, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और इसके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा ऐश वेलफेयर की टीम का, यहाँ के मेज़बान डॉक्टर सुमेरा का, कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर अबू बकर मेमन, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए और बहुत ही कीमती और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हमें बताया, और यकीनन इससे बहुत सारे पेशेंट्स को रिलीफ भी मिलेगा और आगे उन लोगों की हेल्थ भी बेहतर होगी। सो नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिले होंगे। तो अपनी खास दुआओं में ऐश की पूरी टीम को और अपनी होस्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ को बहुत ज्यादा याद रखिएगा, और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत लेती हूँ कि आप रखेंगे अपना बहुत ज्यादा ख्याल और हमें यकीनन रखेंगे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।